मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं। मेरी उम्र लंबी रही है, लेकिन गौरव अगर मुझे किसी चीज़ पर है तो इस पर है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गया है और जब मेरी जान जाएगी तब मेरे खून का एक एक कतरा भारत को जीवित करेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिया ये भाषण देने के बाद इंदिरा गांधी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आई। खबर आई थी कि उनके घर की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनके पोते और पोती सवार थे। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा का एक इंटरव्यू था उस वक्त के जाने माने लेखक और अभिनेता पीटर उत्सिनोव के साथ। सुबह के 9:15 बजने में 1-2 मिनट बचे थे। इंदिरा तैयार होकर अपने आवास एक सफदरजंग रोड से निकलकर उसी परिसर के एक दूसरे बंगले एक अकबर रोड के लिए निकली। ये इंदिरा का ऑफिस था। ऑफिस पहुंचती इससे पहले दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह रास्ते में तैनात मिला। इंदिरा उसे देखकर मुस्कुराई, हाथ जोड़ लिए। उन्हें लगा कि बेअंत भी हमेशा की तरह अभिवादन करेगा, लेकिन बेअंत ने हाथ नहीं जोड़े। अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा की तरफ तान कर 5 गोलियां चला दी। स्वतंत्र सिंह ने भी अपनी स्टेन गन की 25 गोलियों वाली पूरी मैगजीन इंदिरा की तरफ टारगेट की और खाली कर दी। इंदिरा की सुरक्षा में तैनात रहे दोनों सिख सुरक्षा कर्मियों ने 5 महीने पहले सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार का इस तरह बदला लिया था। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 29 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए उस लोकसभा चुनाव से जिसे आडवाणी ने कांग्रेस का शोक सभा चुनाव कहा था। शुरुआत से पहले आपको बता दें, तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप। नया साल दस्तक दे रहा है। इस मौके पर हर बार की तरह घिसा पिटा न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के बजाय मौका दीजिए किताबों को जो बदलाव का ईंधन होती हैं। आप में से वो लोग जो पढ़ने से बचते हैं या जिन्हें वक्त नहीं मिलता, उनके लिए कुकू एफएम लाए हैं एक खास ऑफर। NY50 कूपन कोड का इस्तेमाल कर आप कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं 50% का डिस्काउंट। कुकू एफएम ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास वगैरह वगैरह। NY50 कोड सिर्फ 1 जनवरी 2022 तक के ही उपलब्ध है। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी यूरोप में पढ़ाई के दौरान अपने पिता को खत लिखकर बताती थी, मैं कल बाल कटाई, मेरा जूड़ा खुल जाता था और यूरोपियन कपड़ों के साथ ये बिल्कुल फपता भी नहीं था। ये 11 साल की इंदु है जो अपने पिता से दोस्तों की तरह बात करती है और जब वो 22 साल की होती है तो पार्टी के अंदर की खींचतान पर अपने उदास पिता को किसी अभिभावक की तरह ढाढ़स बंधाती है। उसकी बातों में दुलार टपकता है, दार्शनिकता भी झलकती है। इंदिरा लिखती हैं, यदि मैं आपका उदासी से भी कुछ अधिक उदास वाला चेहरा नहीं देखते रहूं तो यह इतनी बुरी बात भी नहीं होगी। मेरे लाडले दुलारे बापू, इतने पराजयवादी तो न बनिए, खुद के अलावा आपको कोई और नहीं हरा सकता। भारतीय राजनीति में घुसती जा रही क्षुद्रताओं से आप बहुत ऊपर हैं। इन क्षुद्रताओं को जड़े जमाते देख बहुत दुख होता है, लेकिन इससे आप अपने आप पर फर्क नहीं पड़ने दीजिए। ऐसा दुनिया भर में होता है और यह दौर भी हमेशा बीत जाता है। इंदिरा दिलो दिमाग में वैचारिकता का तूफान लिए बड़ी हुई थी। वो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी और वो निर्णय लेने में इतनी कठोर हो गई कि साल 1975 में भारत का पहला आपातकाल लगा। आपातकाल की व्यथा कथा, 25 जून 1975 की उस रात की कहानी, समसामयिक कारण सब हम आपको पहले तारीख के एपिसोड्स में बता चुके हैं। फिलहाल के लिए इससे आगे बढ़ते हैं। आपातकाल का असर उल्टा हुआ था और इंदिरा को भी इसका अंदाजा था। इसीलिए लोकसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म होता। इससे पहले ही इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को चुनाव की घोषणा कर दी। जनता और विपक्ष भौचक्के थे और इधर इंदिरा गांधी ने चुनाव के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया। हजारों किलोमीटर की यात्रा की, जम्मू कश्मीर और सिक्किम छोड़कर हर राज्य में गई और करीब 250 चुनावी जनसभाएं की। लेकिन इंदिरा को यह समझ आ गया था कि इस बार जनता बिफर चुकी है। तब का एक किस्सा बड़ा रस लेकर सुनाया जाता है कि विपक्ष की जनसभा में भीड़ न जुट जाए, इसलिए दूरदर्शन पर साल 1973 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी चलाई जाती थी और अटल बिहारी वाजपेयी की जनसभा में लोग उनके पढ़े शेरों की एक एक लाइन पर मिनटों तालियां बजाते रहते थे। वो कहते थे, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने, खुली हवा में ज़रा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने। जनता ने अटल की सुनाई पंक्तियों में इमरजेंसी का काला प्रेत पहचान लिया था। भला वापस उसे जगाने की भूल कौन करता। 16 से 19 मार्च तक चुनाव हुए और 22 मार्च 1977 को परिणाम आ गया। ये पहला मौका था भारत के इतिहास में जब कांग्रेस बुरी तरह हारी थी। कांग्रेस गठबंधन को मात्र 153 सीटें मिली थीं और जनता पार्टी गठबंधन को 295। मोरारजी देसाई इस गठबंधन के नेता थे, सूरत से जीते थे। इंदिरा गांधी रायबरेली से राजनारायण के हाथों हार गई थी। संजय गांधी भी, उनके बेटे और ट्रस्टेड एड, हार गए थे।
लेकिन ये इंदिरा की आखिरी बाजी नहीं थी। जिस भरोसे के साथ जनता ने जनता पार्टी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, उस भरोसे पर जनता पार्टी खरी नहीं उतर पाई। गुटबाजी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री पद के लिए 3 प्रबल दावेदार थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। आखिर में मोरारजी देसाई के नाम पर सहमति बनी, मोरारजी प्रधानमंत्री भी बने। इसी बीच इंदिरा को गिरफ्तार किया गया 40 लाख के जीप घोटाले के आरोप में। ये कहानी भी हमने आपको सुनाई है। आरोप और भी कई थे, लेकिन सबसे बड़ा यही था। होता क्या, जो केस लगाए थे उनमें दम नहीं था। इमरजेंसी में महीनों जेल में रहने वाले नेता चाहते थे कि इंदिरा भी कुछ दिन जेल में रहें, लेकिन कमजोर आरोपों के चलते इंदिरा सिर्फ 17 घंटे में रिहा हो गई। इधर जनता पार्टी में भी रार बढ़ चुकी थी। इंदिरा इसी की ताक में थी अब तक। इमरजेंसी वाले एसिड पर इंदिरा की गिरफ्तारी ने भी थोड़ा बहुत बेस का काम कर दिया था। इंदिरा ने चरण सिंह को समर्थन दिया, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए। चरण सिंह की सरकार भी गिर गई। जनवरी 1980 में फिर चुनाव हुए और इस बार जनता पार्टी को करारी हार मिली, खास तौर से उत्तर भारत में, जहां 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। इंदिरा एक बार फिर बाजी जीत चुकी थी। इस बार कांग्रेस को कुल 353 सीटें मिली। इसके बाद आता है साल 1984, भोपाल गैस त्रासदी का साल, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या का साल। केंद्र में इंदिरा की सरकार चल रही थी, लेकिन पंजाब की राजनीति अस्थिर थी। यूं तो पंजाब में खींचतान साल 1970 से ही चल रही थी, लेकिन असली समस्या शुरू हुई साल 1978 में, जब अकाली दल ने आनंदपुर प्रस्ताव पारित किया। इसमें केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि उसका हस्तक्षेप सिर्फ रक्षा और विदेश नीति जैसे मुद्दों में रहे, बाकी मामलों में राज्य को ही निर्णय लेने का अधिकार मिल जाए। और यही मांगे आगे चलकर रोष और बगावत में बदल गई। इस बगावत का चेहरा बना जर्नैल सिंह भिंडरावाले। सिख चरमपंथ की शुरुआत हो चुकी थी। चरमपंथ ऑब्लिक उग्रवाद ऑब्लिक आतंकवाद, आप डिसाइड कीजिए, हमें बहस में मत खींचेगा। खालिस्तान की मांग उठ रही थी और हो रही थी हिंसा, जिसमें आम लोग मारे जा रहे थे। पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के जवान और पत्रकार भी मारे जा रहे थे। साल 1984 तक अकाली दल ने भी अपने मोर्चे का विलय भिंडरावाले के साथ कर लिया था। इंदिरा ने कई बार अकालियों से वार्ता की कोशिश की, लेकिन आखिरी चरण की बातचीत फरवरी 1984 में तब टूट गई, जब हरियाणा में सिखों के खिलाफ हिंसा हुई। अप्रैल 1984 में इंदिरा ने पंजाब में दरबारा सिंह की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया और राष्ट्रपति शासन लगाया। अब तक हुई हिंसक घटनाओं में करीब 300 लोग मारे जा चुके थे, सरकारी आंकड़ा है ये। इसके बाद आती तारीख 1 जून 1984, स्वर्ण मंदिर परिसर और उसके बाहर तैनात सीआरपीएफ के बीच गोलीबारी हुई। जर्नैल सिंह भिंडरावाले, कोर्ट मार्शल किए गए मेजर जनरल शाहबेग सिंह और सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों तरफ खासी मोर्चाबंदी कर ली थी। भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और गोला बारूद भी जमा कर लिया था। साल 1985 में होने वाले आम चुनाव से पहले इंदिरा गांधी इस समस्या को सुलझा लेना चाहती थी। 2 जून को मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई थी, क्योंकि 3 जून को गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस उनका होता है उस दिन। इंदिरा ने देश को संबोधित किया। साफ हो गया कि सरकार स्थिति को गंभीरता से ले रही है और कोई भी कार्रवाई कर सकती है। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों और बसों पर रोक लगा दी गई, फ़ोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर कर दिया गया। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। शाम को शहर में कर्फ्यू लगाया गया और 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू की, ताकि मंदिर में मोर्चा बनाए चरमपंथियों के हथियारों और असलहों का अंदाज़ा लगाया जा सके। चरमपंथियों की ओर से इसका इतना तीखा जवाब मिला कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक्स को इस्तेमाल करने का निर्णय लेना पड़ा और 5 जून की रात को सेना और चरमपंथियों के बीच असली भिड़ंत शुरू हुई। भीषण खून खराबा हुआ। अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया। अकाल तख्त सिखों के लिए धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। ये पहली बार था जब स्वर्ण मंदिर से 6, 7 और 8 जून को पाठ नहीं हो पाया। सिर्फ गोलियों की आवाज़ें आई। इस दौरान भारत सरकार के श्वेत पत्र के मुताबिक 83 सैनिक मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए और 249 घायल हुए। 493 उग्रवादी ऑब्लिक आतंकवादी ऑब्लिक चरमपंथी और आम नागरिक भी मारे गए। 86 घायल हुए और करीब 1600 को गिरफ्तार किया गया। फिर से हम बता रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, विवादित माने जाते हैं। ब्लू स्टार पर आज तक राय बटी हुई है। टैक्टिकल विक्ट्री ये बेशक थी, लेकिन इसके फॉलोआउट पर बहस आज भी जारी है कि सही था नहीं था। 23 जून 1980 की भोर इंदिरा के चहेते बेटे और इमरजेंसी के निर्णय में अपनी मां के साथ बराबर के हिस्सेदार संजय गांधी की भी असमय मृत्यु हो गई। एयरक्राफ्ट के साथ कलाबाजियां करते हुए क्रैश में ऐसा हुआ और अब तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। ये दूसरी बार था जब एक सफदरजंग रोड के पते पर सुबह सुबह मातम पसरने वाला था।
हर दिन की तरह इंदिरा गांधी सुबह 6 बजे सोकर उठी, योग और एक्सरसाइज की, तैयार हुई। डॉक्टर माथुर प्रोटोकॉल के तहत रोज आते थे, लेकिन 67 बरस की हो चुकी इंदिरा कभी खास बीमार नहीं पड़ी थी। डॉक्टर माथुर से थोड़ी बात कही हुई और पीटर उत्सिनोव को इंटरव्यू देने के लिए इंदिरा अपने ऑफिस की तरफ निकल गई। कहीं दूर नहीं जाना था, बस परिसर में बनी एक इमारत से दूसरे तक जाना था। इसीलिए आज बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। लगा कि बाहर जाना नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू देना है और कैमरे के सामने बुलेट प्रूफ जैकेट अच्छी भी नहीं लगेगी। इंदिरा आधे रास्ते ही पहुंची। पीछे पीछे दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता ताने हुए। उनसे कुछ फीट पीछे इंदिरा के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन चल रहे थे और उनके ठीक पीछे चपरासी और एक दरोगा। इंदिरा अभी लकड़ी के उस छोटे गेट तक पहुंची थी कि सामने से दरोगा बेअंत सिंह नमोदार हुआ। अब ये बेअंत सिंह पिछले 9 साल से उनके सुरक्षा अमले का हिस्सा था। कई बार साथ में विदेश भी गया था। कुछ महीने पहले उसे पीएम की सिक्योरिटी से एडवाइजर और पूर्व रॉ चीफ आरएन खाओ के कहने पर हटाया गया था। लेकिन बेअंत ने सीधे मैडम से अपील की। धवन साहब और इंदिरा ने उसके ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिए। इंदिरा का कहना था कि मुझे अपने 6 सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। अब ये भरोसे का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे और तब का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इस चीज़ को लेकर नर्वस था कि जो 6 स्टाफ है वो कोई रिप्राइजल भी कैरी आउट कर सकता है। बेअंत तो मैडम की हत्या के इरादे से ही दोबारा उनके सिक्योरिटी में शामिल हुआ था, लेकिन दूसरे हत्यारे सतवंत सिंह ने भी दस्त का बहाना करके अपनी ड्यूटी भीतरी हिस्से में लगवाई थी और इरादा पूरा भी किया। पहले बेअंत सिंह और फिर सतवंत सिंह दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इंदिरा से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। इंदिरा जमीन पर गिर गई। तब तक सोनिया आ चुकी थी, उनके मुंह से भी चीख निकल गई। सोनिया और धवन ही इंदिरा को आनन फानन में एम्स ले गए, जहां डॉक्टर कुछ घंटों तक नाकामयाब कोशिश करते रहे। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कम था। लोगों से अपील की गई। इतने लोग आए कि अस्पताल का गेट बंद करना पड़ा, पर कोई फायदा नहीं। दोपहर 2:20 पर इंदिरा गांधी के निधन की औपचारिक घोषणा की गई। बेटे राजीव गांधी को भी खबर कर दी गई, खबर मौत की। बेअंत सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही मार गिराया गया। वहां एक स्कफल हुई थी। बाकी आईटीबीपी के भी जवान थे, उनके और इन 2 हत्यारों के बीच। सतवंत सिंह और इंदिरा की हत्या की साजिश में शामिल एक और शख्स केहर सिंह को बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी। खालिस्तान की मांग, स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे और उसके बदले में इंदिरा गांधी की हत्या। लेकिन सिलसिला अभी थमने वाला नहीं था। जमीन अभी भी खून की प्यासी थी। इंदिरा की मौत के बाद दिल्ली, फिरोजाबाद और कानपुर सहित तमाम जगह, इनफैक्ट पूरे ही भारत में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में नारे लगाए जा रहे थे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इन सरदारों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। भीड़ चिल्ला रही थी, इसे मारो, ये सांप का बच्चा है। इन दंगों में मरने वाले सिखों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी, लगभग 5000। कानपुर में 127 सिख लोगों को मार दिया गया। शुरुआत में जिसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और बाद में पुख्ता सबूतों की कमी बताकर कोर्ट ने केसेस ही खत्म कर दिए। इंदिरा गांधी की हत्या के समय राजीव अमेठी से सांसद होते थे। ये सीट संजय गांधी की मौत के बाद खाली हुई थी, जिस पर जून 1981 में उपचुनाव हुआ और राजीव जीतकर संसद पहुंचे। 1983 में राजीव कांग्रेस के महासचिव भी बन गए थे। जब इंदिरा की मौत की खबर मिली, तब राजीव बंगाल दौरे पर थे। बंगाल से दिल्ली आ गए। राजीव को बताया गया कि कैबिनेट और पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री का पद वो संभालें। कहा जाता है कि सोनिया इसके खिलाफ थी, लेकिन राजीव प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी ने तय किया कि चुनाव कार्यक्रम को दरकिनार किया जाए और वक्त से पहले ही देश में आम चुनाव की घोषणा की जाए। बाद में उन्होंने इसी अपने फैसले को अमल भी किया। इधर पंजाब में अलगाववादी आंदोलन अभी भी चल रहा था, खालिस्तान की मांग जारी थी। राजीव के चुनाव अभियान का ब्लूप्रिंट भी इसी के इर्द गिर्द तैयार हुआ था। हिंदू बहुसंख्यकों में असुरक्षा का भाव था और चुनाव प्रचार में कांग्रेस की तरफ से जताया जा रहा था कि हम ही बहुसंख्यकों की सुरक्षा में सक्षम हैं। सुना सुना लग रहा है। चुनाव प्रचार के 25 दिनों में राजीव ने कार, हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज से करीब 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या से मिली सहानुभूति और राजीव गांधी का मेहनतकश चुनाव प्रचार बेहद कामयाब हुआ। कहा जाता है कि राजीव गांधी और तत्कालीन आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी और इस चुनाव में आरएसएस ने कांग्रेस की मदद की थी। हालांकि आज भाजपा इसे नकारती है। 1984 में 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 542 में से 515 सीटों पर चुनाव हुए। 29 दिसंबर यानी आज के दिन अनौपचारिक तौर पर साफ हो गया कि राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने कुल 542 में से 415 सीटों पर जीत दर्ज की। भारत के इतिहास में पहली और आखिरी सबसे बड़ी जीत थी। इस नंबर को अभी तक किसी ने टच नहीं किया।
कांग्रेस ने कुल 49.1% वोट हासिल किए थे। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। इसने 30 सीटें जीती थीं। ये पहली बार था कि कोई क्षेत्रीय पार्टी सदन में विपक्ष में बैठी। भाजपा के लिए पहला चुनाव था। जनसंघ से भाजपा वाला ट्रांजिशन हो गया है। 1980 में ही पार्टी बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भाजपा ने 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 2 सीटों पर जीत मिली थी। आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट से पीवी नरसिम्हा राव को हराकर सी जंगा रेड्डी और गुजरात की महसाणा सीट से ए के पटेल जीते थे। तब भाजपा के आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त भी हुई थी। वोट शेयर रहा था 7.74%। भाजपा के दिग्गज नेता भी हारे थे। अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर से माधवराव सिंधिया ने हराया था। यूपी के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने धूल चटाई थी। बेशक ये इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति का नतीजा था। चुनावी सभाओं में अमिताभ याद दिलाते, जब मैंने इंदिरा जी के शरीर को इन्हीं दोनों हाथों में उठाया। इस तरह से वो रिकॉल करते थे। यूं तो लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद पहला लोकसभा चुनाव 1989 में लड़ा था, लेकिन 1984 के लोकसभा चुनाव को आडवाणी शोक सभा चुनाव बताते थे कांग्रेस के लिए, जबकि असलियत ये थी कि यह भाजपा के लिए सबसे बुरी हार वाला चुनाव था। इंदिरा की मृत्यु के ठीक 2 महीने बाद यानी 31 दिसंबर को राजीव गांधी ने अगली कैबिनेट की घोषणा की। रिकॉर्ड बहुमत वाली यह सरकार पूरे 5 साल चली। 1989 तक यह हुआ, लेकिन देश के अंतिम दक्षिणी छोर पर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे राजीव न समझ पाए और न संभाल पाए। इतिहासकार पॉल आर ब्रास अपनी किताब द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, नेहरू तालमेल की राजनीति करते थे, जबकि इंदिरा ने इस तालमेल को लगभग खत्म करके एक ऑटोक्रेट की तरह शासन चलाया। लेकिन राजीव के पास कोई खास लीडरशिप नहीं थी और इसीलिए वो नेहरू और इंदिरा के तरीकों के बीच झूलते रहे और आगे चल के उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मौका और दस्तूर यानी तारीख हुई तो आपको राजीव गांधी और लिट्टे की कहानी भी बताएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।